नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है कॉन्टिनेंटल थ्योरीज। ठीक है, क्या है कॉन्टिनेंटल थ्योरीज? मतलब कॉन्टिनेंट्स का निर्माण कैसे हुआ, सीज का निर्माण कैसे हुआ, इसको लेकर डिफरेंट जो जोग्राफर्स हैं उन्होंने अपना थ्योरी दिया। मेन थ्योरी तो प्लेट टेक्टोनिक है, लेकिन इसके पहले और भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, पहला थ्योरी है, उसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को दिए थे, इनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बात किया था। ठीक है, इन्होंने ये बोला था कि कॉन्टिनेंट जो है, जो महाद्वीप है, ठीक है, वो ड्रिफ्ट की मतलब इधर उधर मूवमेंट हुआ, उसी के आधार पे अलग अलग हमारा कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ। तो इसने ये बोला कि बहुत समय पहले एक बड़ा सा ज़मीन था, लैंड मास था, जिसका नाम था पैंजिया। क्या नाम था? पैंजिया। पैंजिया करके एक लैंड मास था, एक ज़मीन का टुकड़ा था, और इर्द गिर्द वो अपने इर्द गिर्द पानी से घिरा हुआ था, और उस पानी को उसने नाम दिया पैंथलासा। पैंथलासा। तो बोला कि पैंजिया एक लैंड मास था और अगल बगल पानी से घिरा हुआ था वाटर से, और उस वाटर का नाम था पैंथलासा, और ज़मीन का क्या नाम था? पैंजिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, ये जो पैंजिया हुआ वो दो पार्ट में टूट गया। ठीक है, दो पार्ट में टूट गया। ऊपर वाले को हम लोग बोल दिए लॉरेंसिया, और नीचे वाले को हम लोग बोल दिए अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, इसी को ही गोंडवाना भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला पैंजिया था वो दो पार्ट में टूट गया, लॉरेंसिया और अंगारा लैंड या गोंडवाना। फिर ये टूटते गया, और फिर प्रेजेंट में अभी आपको जो दिख रहा है, हमारे भारत में 7-8 कॉन्टिनेंट है पूरे विश्व में। ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है। तो ये जो कॉन्टिनेंट है उसी पे निर्माण हुआ। तो ये सारा चीज़ कौन बोला? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को दिया किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने, जिसने बोला कि पैंजिया करके एक बड़ा सा लैंड मास था, वो टूटते अभी जो प्रेजेंट हमारा दिखता है इतने सारे कॉन्टिनेंट, उसी से वो निर्माण हुआ। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ये जो ड्रिफ्ट हुआ है वो हुआ है मेसोजोइक एरा में। किसमें हुआ है? मेसोजोइक एरा में हुआ है। ठीक है, इसने ये बोला था, समझ में आया? तो अगर ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किया, इधर उधर मूव किया, टूटा, क्यों टूटा? तो इन्होंने ये बोला कि इसके लिए जो फोर्स, जो बल जिम्मेदार है, दो फोर्स है। एक है टाइडल फोर्स, ठीक है, और दूसरा फोर्स है पोलर फ्लिंग फोर्स। फ्लिंग फोर्स। तो दो फोर्स के कारण, दो बल के कारण कॉन्टिनेंट का इधर उधर ड्रिफ्ट हुआ। तो कॉन्टिनेंट जो वेस्ट की तरफ मूव की, वेस्टवार्ड जो मूवमेंट हुआ, वेस्ट पश्चिम की तरफ कॉन्टिनेंट का मूवमेंट हुआ, मतलब इस दिशा में, वो हुआ टाइडल फोर्स के कारण, टाइड्स के कारण। ठीक है, और जो पोलर फ्लिंग फोर्स एक और फोर्स होता है, इसके कारण इक्वेटर की तरफ जो है कॉन्टिनेंट का मूवमेंट हुआ। तो अल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट की, उसके लिए दो फोर्स जिम्मेदार है। एक है पोलर फ्लिंग फोर्स जो इक्वेटर की तरफ कॉन्टिनेंट को मूव करवाया, और दूसरा है टाइडल फोर्स जो वेस्ट की तरफ कॉन्टिनेंट को मूव कराया। ठीक है, लेकिन जब आगे आगे जोग्राफर्स आते गए, उन्होंने बोला कि ये वाला जो फोर्स है वो बहुत कमज़ोर होता है, चाहे वो टाइडल फोर्स हो या पोलर फ्लिंग फोर्स हो, ये सब फोर्स बहुत कमज़ोर होता है, उसमें उतना शक्ति नहीं होता है कि ये पूरे कॉन्टिनेंट को ही तोड़ के इधर उधर ड्रिफ्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए अल्फ्रेड वेगनर का जो थ्योरी है उसको फिलोसफर्स जो है रिजेक्ट करते हैं, इस वाले ग्राउंड को, कि जो ये बोला था कि ये दो फोर्स के कारण मूवमेंट होता है। लेकिन बाद में फिर जोग्राफर्स आए, उन्होंने बोला कि नहीं, इन फोर्स में इतना दम नहीं है कि कॉन्टिनेंट को वो तोड़ देगी। ठीक है, समझ में आया? तो इनका जो फोर्स वाला जो आधार था उसको वो रिजेक्ट कर दिया। हालांकि सबने स्वीकार किया कि हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हैं कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट की, लेकिन क्यों ड्रिफ्ट की, जो फोर्स वाला इनका जो कारण था उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। ठीक, अल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट की है, मतलब आप देख रहे हैं कि पूरा एक ही पैंजिया का सब पार्ट था, ठीक, और पैंथलासा पानी। तो इन्होंने उसको प्रूफ करने के लिए कि पूरा ज़मीन का टुकड़ा एक ही था पहले, और उसी से अलग अलग कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ है,
उसके लिए उन्होंने अपना जस्टिफिकेशन दिया, अपने बात को प्रूफ करने के लिए कुछ सबूत दिया, कुछ प्रूफ दिखाया। तो इन्होंने ये बोला, पहला फॉसिल डिपॉजिट बोला, फॉसिल डिपॉजिट्स के बारे में, ठीक है। फॉसिल डिपॉजिट मतलब जीवाश्म का। तो इन्होंने बोला कि देखियो, अगर आप इमेजिन, ये मान लो जो मेरा अफ्रीका है, ठीक है, और इधर हमारा अमेरिका है ये, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर अमेरिका, आपको पता है पहले सब एक ही था, चाहे वो साउथ अमेरिका हो या अफ्रीका, सब मिला हुआ था। बोला कि जब अफ्रीका के इस कोने वाला का जब आप फॉसिल देखोगे और अमेरिका के इस कोने वाले का फॉसिल दिखोगे तो दोनों मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब दोनों पहले एक ही होगा तभी तो मिल रहा है। तो फॉसिल डिपॉजिट के द्वारा उन्होंने इसको जस्टिफाई किया। दूसरा, इन्होंने प्लेसर डिपॉजिट के द्वारा, प्लेसर डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जो नदी के द्वारा बनाया जाता है, जो समुद्र के मतलब जो पानी के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। तो अगर हम ब्राज़ील में देखेंगे, ठीक है, ब्राज़ील में देखेंगे, और घाना, घाना कहाँ है, अफ्रीका में, और ब्राज़ील कहाँ है, अमेरिका में, तो दोनों जगह हमको सोना मिलता है। लेकिन सोने का जो सोर्स है ब्राज़ील में नहीं है। ब्राज़ील में खदान ज़रूर मिलेगा सोने का, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वहाँ पे सोने का निर्माण हुआ। सोना का निर्माण घाना में हुआ था, फिर वो घाना बह बह के ब्राज़ील में चला गया था जब पूरा कॉन्टिनेंट पैंजिया का पार्ट था तब। तो प्लेसर डिपॉजिट के द्वारा भी हमें पता चलता है कि कॉन्टिनेंट पहले एक ही रहा होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप लिख लेंगे घाना का और ब्राज़ील का, ठीक। फिर तीसरा इन्होंने प्रूफ दिया, सी, जिसको बोलते हैं सी सौ फीट, सी सौ फीट। सी सौ फीट का मतलब है कि अगर आप साउथ अमेरिका का जो बाउंड्री है, ऐसे साउथ अमेरिका है, और जो अफ्रीका का जो बाउंड्री है ऐसे साउथ अफ्रीका है, अगर इसको मिलाओगे तो ये पूरा आपस में ऐसा लगेगा कि ये एक ही पूरा अंग एक ही था, मतलब जुड़ जाएगा पूरा। आपको थोड़ा थोड़ा दरार दिखेगा, हल्का हल्का, बाकी सेम सेम आपको दिखेगा। उसको बोलते हैं सी सौ फीट। जिस तरह सी सौ का झूला होता है उसमें फिट हो जाता है ना, उसी तरह से दोनों चीज़ एक ही था पहले, ऐसे हमें पता चलता है। अगर हम अफ्रीका के कोस्ट लाइन को देखते हैं और अमेरिका के कोस्ट लाइन को देखते हैं तो लगता है दोनों एक ही पहले रहा होगा। सी सौ फीट नहीं, इसको बोलेंगे जिग सौ फीट, ठीक है, जिग सौ फीट, ठीक है। जिग सौ कैसा होता है वो आप देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका देखिए किस तरह से जो है जुड़ा हुआ है, दिख रहा है बाउंड्री किस तरह से जुड़ा हुआ है। तभी एकजुट होगा जब पहले एक ही का पार्ट होगा, है ना। तो कोस्ट लाइंस के द्वारा भी हमें पता चल सकता है कि पहले सभी एक ही लैंड मास का पार्ट था जो पैंजिया था, ठीक है। इसकी को जिगसॉ फिट बोलते हैं, ठीक। और एग्जाम्पल इन्होंने दिया, प्रूफ दिया टिलाइट डिपॉजिट के द्वारा। टिलाइट मतलब जो ग्लेशियर होता है, ठीक है, वो जो डिपॉजिट जमा करते हैं उसको टिल बोलते हैं। तो टिलाइट डिपॉजिट अगर हम देखें साउथ अफ्रीका से, ठीक है, या फिर इंडिया का देखें या साउथ अमेरिका का देखें और अंटार्कटिका, पहले सभी एक ही कंटिनेंट का पार्ट था गोंडवाना लैंड का, चाहे साउथ अमेरिका हो या इंडिया हो या साउथ अफ्रीका या अफ्रीका हो या अंटार्कटिका, पूरा एक ही लैंड मास का पार्ट था अंटार्कटिका। तो चारों जगह से जब हम देखते हैं टील का ग्लेशियर डिपॉजिट के बारे में, इंडिया में गोंडवाना और सारा चीज़, तो हमें पता चलता है कि सारा का जो उम्र है, एज है, वो एक ही जैसा है। और एक ही एज तभी होगा जब पूरा लैंड मास सब चारों जो है एक ही का पार्ट होगा, ठीक है। तो टिलाइट डिपॉजिट से हमें पता चलता है कि कंटिनेंट एक ही रहा होगा। उसी तरह हम रॉक का एज अगर देखेंगे, रॉक्स का उम्र देखते हैं। ऐसे अगर हम मान लीजिए यहाँ का रॉक निकालें और यहाँ का रॉक निकालें तो दोनों का रॉक का जो उम्र है वो सेम दिख रहा है। इसका मतलब सेम उम्र तभी होगा ना जब एक रहा होगा। तो एज ऑफ रॉक से भी हमें पता चलता है। तो ये 5 चीज़ के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि कुछ जानवर्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। तो एक एनिमल है लेमुर। तो एक लेमुर करके एनिमल हुआ करता था, ठीक है। ठीक है, एक एनिमल लेमुर हुआ करता था जो ब्रैकिस वाटर में मिलता था। वहाँ का डिपॉजिट में उसका पाया गया है जानवर का फॉसिल, ठीक है। और ये ज़मीन पे नहीं रहता था, पानी में रहता था, राइट। मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलता, यहाँ पे मिलता, दोनों एक ही जानवर, ठीक है। और ये ब्रैकिस वाटर में मिलता था। और यहाँ पे ब्रैकिस वाटर पहले अवेलेबल नहीं था,
लेकिन जब अलग हो गया तो क्या हो गया, दोनों अलग अलग जानवर हो गए, फिर वो ख़त्म हो गया। तो रेप्टाइल जो था, लेमुर एक रेप्टाइल हुआ करता था, उसके द्वारा भी हमें जब हम उसको स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि पूरा जो ज़मीन जो था पहले एक ही हुआ करता था। तो ये सारा चीज़ जो है हमारा किसने बताया, अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताया। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। तो पहला थ्योरी जो था वो था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। क्या क्या इन्होंने बात बोला, कौन कौन सा फोर्स जिम्मेदार था, क्यों हम लोगों ने इसको रिजेक्ट किया और किस हद तक वो सही थे, मैंने ये सब आपको चीज़ बता दिया। ठीक है, दूसरा जो थ्योरी है वो है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ये 1930 में आर्थर होम्स ने दिया। आर्थर होम्स, HOLMES, इन्होंने दिया। ठीक है, 1930 में इन्होंने ये बोला कन्वेक्शन करंट होता है, नाम से ही पता चल रहा है कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट होता है जो अपर मेंटल में मूव करते रहता है। हम लोगों ने अर्थ का क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में बोला, इन्होंने ये बोला कि अर्थ का जो मेंटल है वहाँ पे कन्वेक्शन करंट जो है मूव करता है, और उसी कन्वेक्शन करंट के मूवमेंट के कारण जो कंटिनेंट है उसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, समझ में आया। तो इन्होंने बोला कन्वेक्शन करंट होता है कहाँ पे, अपर मेंटल, जो ऊपर वाला मेंटल है उसमें कन्वेक्शन करंट होता है। ऊपर मेंटल को क्या हम लोग बोलते थे बताइए, एस्थेनोस्फीयर बोलते थे। तो एस्थेनोस्फीयर में कन्वेक्शन करंट के मूवमेंट के कारण जो होता है कंटिनेंट का निर्माण हुआ। इन्होंने बोला कि कन्वेक्शन करंट जो है सर्कल में मूव करते हैं। ठीक है, सर्कल में ऐसे मूव करता है, यहाँ से निकलता है इधर से एस्थेनोस्फीयर के क्रैक से, फिर मूव करता है, फिर जाके समा जाता है। तो यही कन्वेक्शन करंट के करंट द्वारा जो है हमारा कंटिनेंट का निर्माण हुआ है। ठीक है, और क्यों कन्वेक्शन करंट होता है, धारा क्यों होता है कन्वेक्शन वाला, क्योंकि पृथ्वी के अंदर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो हीट जनरेट करता है, उष्मा हीट को निकालता है, और उसी उष्मा के कारण जो है हमारा कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है। और क्यों उष्मा है, हीट क्यों है, क्योंकि अर्थ में बहुत सारा मटेरियल है ना, आयरन है, निकल है, वो पिघलता जब है तो उसके कारण बहुत सारा हीट जनरेट होता है। वही हीट के जनरेशन के कारण कन्वेक्शन करंट मूव करता है ऊपर में, मेंटल से ऊपर की ओर। उसी मूवमेंट के कारण पृथ्वी का जो लेयर है उसमें मूवमेंट होता है और अलग अलग चीज़ का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो करंट ऐसा गया, तो जहाँ पे ये निकल रहा है करंट, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग लिम्ब। क्या बोलते हैं, राइजिंग लिम्ब। मतलब राइजिंग लिम्ब मतलब यहाँ से मैग्मा ऊपर गया, कन्वेक्शन करंट ऊपर गया, तो ऊपर गया तो राइज किया, तो राइजिंग लिम्ब को हम लोग बोलते हैं उसको। और वहाँ पे राइजिंग, जहाँ भी चीज़ राइज कर रहा है मैग्मा, तो वहाँ पे पहाड़ी बनेगा, और ये समुद्र के अंदर हो रहा है तो उसको हम लोग ओशियनिक रिज बोलते हैं। ठीक है, रिज माने पहाड़ी होता है। तो ओशियनिक रिज बना कहाँ पे, जहाँ पे मैग्मा राइज किया, कहाँ से, एस्थेनोस्फीयर से। तो राइजिंग लिम्ब पे हमें ओशियनिक रिज बना, और जहाँ पे मैग्मा राइज किया फिर जाके कहीं गिर जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉलिंग लिम्ब। तो जहाँ पे मैग्मा नष्ट हुआ उसको फॉलिंग लिम्ब बोलें, और फॉलिंग लिम्ब जहाँ होगा वहाँ पे खाड़ी बनता है, ट्रेंच। ट्रेंच मतलब खाड़ी। तो ये आपको याद रखना है कन्वेक्शन करंट थ्योरी में, जिसने बोला कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारा रेडियो एक्टिव मेटल है, वो हीट करता है, उसके कारण कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है अपर मेंटल से। और अपर मेंटल से जो कन्वेक्शन करंट जब जनरेट होता है तो जहाँ से वो निकलता है उसको राइजिंग लिम्ब बोलते हैं, और वहाँ पे हम लोगों को ओशियनिक रिज बनता है, और जहाँ पे वो ख़त्म होता है उसको फॉलिंग लिम्ब बोलते हैं, वहाँ पे ट्रेंच का निर्माण होता है। और इसको दिए थे आर्थर होम्स ने 1930 में। समझ में आ रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करें अल्फ्रेड वेगनर का, ठीक है, तो उन्होंने भी यही चीज़ लगभग बोला, लेकिन उसने यहाँ पे बात किया कि क्यों मूवमेंट हो रहा है, तो उसने बोला था टाइडल फोर्स और पोलर फ्लिंग फोर्स पे, लेकिन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें इतना बल नहीं होता है, पावर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसने बोला कि कन्वेक्शन करंट के कारण, तो ये यहाँ पे सही थे आर्थर होम्स, जिन्होंने बोला एनर्जी निकल रहा है, लेकिन क्यों निकल रहा है, क्योंकि पृथ्वी में कन्वेक्शन करंट है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था हैरी हैस। क्या नाम था, हैरी हैस। तो हैरी हैस ने एक थ्योरी दिया, नाम है उसका
फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। क्या नाम है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, 1961 में दिया। ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। नाम से ही पता चल रहा है सी का जो फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, सी का जो फ्लोर है वो क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, तो जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी था उसी को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को हैरी हैस ने। ठीक है, हैरी हैस ने, इसने यही बोला कि यहाँ से मेंटल से हमारा मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है। तो मैग्मा जब यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, ऐसे निकला, ऐसे करके ख़त्म हो गया। फिर इधर से भी मान लो मेंटल है, इधर से भी मैग्मा इधर निकला, इधर आके ख़त्म हो गया। तो जहाँ से मैग्मा निकल रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ बन रहा है, मैग्मा आ रहा है, फिर ख़त्म होकर फिर नीचे चला जा रहा है, फिर ऐसे करके एक सर्कल बनाया, फिर मैग्मा इधर से आया, ऐसे गया, ऐसे करके ख़त्म हो गया, फिर इधर मुड़ गया। तो ये मैग्मा आ रहा है, यहाँ पे कुछ निर्माण हो रहा है, और यहाँ पे मैग्मा ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे निर्माण हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि बार बार मैग्मा आ रहा है यहाँ पे और कुछ का निर्माण हो रहा है, इसलिए यहाँ का जो मैग्मा होगा वो न्यू होगा, यंग होगा ना, क्योंकि यहाँ बार बार मैग्मा आ रहा है और यहाँ पे मैग्मा नष्ट हो रहा है, तो यहाँ का जो मैग्मा होगा वो ओल्ड होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए खाड़ी का निर्माण हो रहा है। अगर हम बढ़िया से इसको बनाएंगे तो यहाँ से आया मैग्मा, ये इधर चला गया, और इधर से भी मैग्मा आएगा, ये इधर चला गया। ठीक है, तो एक नीचे चला गया, एक इधर आ गया और एक इधर चला गया। तो ये जो गड्ढा का निर्माण हुआ, ठीक है, उसको हम लोग ट्रेंच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रेंच। क्या बोलेंगे? ट्रेंच। और यहाँ पे जो पहाड़ टाइप का निर्माण हो रहा है, मैग्मा आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? रिज। रिज। तो वही चीज़ है, यहाँ पे पहले हम लोगों ने देखा कि जहाँ से मैग्मा ऊपर आता है उसको राइजिंग लिम्ब बोले था कन्वेक्शन करंट थ्योरी में। ठीक है, ठीक है, और यहीं पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में उसको भी रिज बोले कि जहाँ से मैग्मा निकल रहा है वो मेंटल हुआ, और जहाँ पे निकल के जमा हो रहा है वो रिज बना, और जहाँ पे नष्ट हो रहा है उसको ट्रेंच बोलते हैं। ट्रेंच होता है ओल्ड और रिज होता है यंग। ठीक है, आपने सुना होगा मिड ओशियनिक रिज। ये कहाँ है मिड ओशियनिक रिज? ये सभी ओशियन में पाया जाता है, लेकिन जो अटलांटिक ओशियन है उसका जो मिड ओशियनिक रिज है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, और सबसे क्या है? कंटिन्यूअस टाइप का है। ठीक है, तो इसने वही बोला कि कन्वेक्शन करंट होता है। ठीक है, और उसके कारण जो है मैग्मा का मूवमेंट होता है ऊपर, और फिर वो मैग्मा जो है सर्कल के फॉर्म में इधर से निकलता है और यहाँ पे नष्ट होता है, फिर ये ऐसे करके रोटेट होते रहता है। ठीक है, समझ गए? तो इन्होंने ऐसे ऐसे अपने को प्रूफ करने के लिए और बताया कि अगर हम इधर यहाँ का रॉक और जस्ट बगल वाला, जैसे यहाँ से मैग्मा आया और ऐसे नष्ट हुआ, आया ऐसे नष्ट हुआ, तो यहाँ का रॉक और यहाँ का रॉक देखेंगे तो दोनों एक ही मैग्मा से बना हुआ है। ठीक है, तो पता कैसे चलता है? तो अगर हम इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे इधर वाला और इधर वाला रॉक का, तो हमें सेम दिखेगा। और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे और इसका एज निकालेंगे तो यहाँ का जो रॉक है वो युवा है, यंग दिखेगा, और यहाँ का रॉक क्या दिखेगा? ओल्ड दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और मिड ओशियनिक रिज जो हमारा, इसी को मिड ओशियनिक रिज बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से वो निकलता है ना मैग्मा, उसको रिज बोलते हैं। ठीक है, तो मिड ओशियनिक रिज के तरफ अगर हम इधर इधर जाते जाएंगे तो हमें जो है सिमिलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखेगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को उसने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बोला। ठीक है, समझ में आया? तो उसी के आधार पे फिर हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, अब ये देखिए ये कब का बात है? ये बात है 1961 के आसपास। ठीक है, मतलब वर्ल्ड वार के बाद का 1900, आपको पता है 45 में वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था। तो जब लोगों ने समुद्र के बारे, जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, ये बहुत सारा सबमरीन वबमरीन डूब गया, उसमें बहुत लोग मर गए पानी में बम से। तो फिर बहुत सारे गोताखोर जो है समुद्र में देखने लगे, अपना अपना इंस्ट्रूमेंट ये सब निकलवाने लगा, अपना अपना देश। तो फिर उन लोगों ने जब समुद्र में जाके देखा तो फिर देखा कि यार जो समुद्र जो ऊपर से हमें दिख रहा है वैसा है नहीं, समुद्र के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, और फिर ये सब थ्योरी का जो है निर्माण हुआ। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि समुद्र जो आपको दिख रहा है प्लेन, वैसा समुद्र प्लेन नहीं है। इन्होंने बोला उसको लिए हम लोगों ने समुद्र का मैपिंग किया, जिस तरह हम लोग जो है लैंड का मैपिंग करते हैं, उसी तरह हम लोग ओशियन जो समुद्र का जो फ्लोर है उसका भी मैपिंग किए कि समुद्र का जो फ्लोर है वो पूरा प्लेन नहीं है, उसमें भी उबड़ खाबड़ है, उसमें भी पर्वत पहाड़ नदी नाला ये सब है। ठीक है,
तो अगर हम बात करें कि ये अगर मेरा समुद्र का लेयर है, सरफेस है, समुद्र का सरफेस है, तो समुद्र, देखिए ये मान लीजिए ज़मीन है, लैंड है, ठीक है, ये हमारा लैंड है, और ये वाटर है, मतलब ओशियन है, समुद्र। तो जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ज़मीन दिखेगा और यहाँ पे ओशियन दिखेगा अगर, लेकिन जैसे जैसे ये आप पानी के अंदर आएंगे, ठीक है, तो समुद्र, तो ये जो ज़मीन है वो थोड़ा सा बेंट करेगा, ठीक है। तो ये जो हल्का सा बेंट किया है उसको हम लोग कंटिनेंटल सेल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिनेंटल सेल्फ, ठीक है। कंटिनेंट, अब ये देखिए ये सब पानी में है, ठीक है, ये पानी है ये सब, तो कंटिनेंटल सेल्फ, ये हल्का सा ढलाव होता है, ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद पूरा ज़मीन जो एकदम ढलाव और भी बढ़ जाता है, स्लोप और भी बढ़ जाता है, इसलिए इस एरिया को हम लोग बोलते हैं कंटिनेंटल स्लोप, ठीक। अब क्या होता है, जितना भी ज़मीन से जब आता है थोड़ा थोड़ा मटेरियल जमा हो, जो सेडिमेंट होता है वो जमा होता है, तो अब ये जो स्लोप है वो थोड़ा सा राइज करता है, मतलब घटेगा नहीं, थोड़ा सा स्लोप, मतलब बढ़ेगा नहीं, थोड़ा सा घट जाएगा। इसीलिए इस एरिया को हम लोग बोल, और क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सेडिमेंट जो है जमा हो रहा है। इसे कोई ये देखिए, ये जो से स्लोप था वो सीधा था ऐसा, ठीक, लेकिन जब सेडिमेंट आके जमा होगा तो ये यहाँ पर भर जाएगा, तो जो स्लोप अब मेरा ऐसे बनेगा ना, ऐसे करके ऐसे बनेगा। तो अब राइज क्या हुआ, स्लोप ऐसे जाना था लेकिन थोड़ा सा राइज कर गया, इसीलिए कंटिनेंटल स्लोप के बाद कंटिनेंटल क्या होता है, राइज, ठीक है। क्या और क्यों होता है, क्योंकि सेडिमेंट के कारण जो है उसका जो स्लोप है वो कम होता है, इसलिए उसको कंटिनेंटल राइज बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। उसके बाद समुद्र थोड़ा प्लेन टाइप का हो जाएगा, मतलब प्लेन, ये हम बता रहे हैं आपको समुद्र के अंदर कैसा लेयर होता है। तो जो लैंड है, जो समुद्र के अंदर जो लैंड है, ठीक है, ये थोड़ा सा राइज करेगा, और उस ज़मीन को हम लोग बोलते हैं एबाइसल प्लेन। क्या बोलते हैं? एबाइसल प्लेन। ये यूपीएससी पूछता है कि ओशियन का आप मैपिंग बताइए, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा, ये सेल्फ है, ये स्लोप है, ये राइज है, और ये एबाइसल प्लेन है, ठीक। उसके बाद समुद्र में क्या होता है, जिस तरह ज़मीन पे घाटी होता है उस तरह समुद्र में भी घाटी होता है। तो ये देखिए कोना के फॉर्म में भी शेप का या यू शेप का आपको वैली दिखेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ओशियनिक ट्रेंच। ट्रेंच मतलब होता है खाड़ी, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद थोड़ा सा बढ़ता है, हल्का सा पहाड़ टाइप का, उसको बोलेंगे ओशियनिक रिज, पहाड़, ठीक है, RIDG, ठीक है। उसके बाद एक टेबल के फॉर्म में माउंटेन बनता है, उसको जायोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायगोट। क्या बोलते हैं? जायगोट, ठीक। जो टेबल के फॉर्म में माउंटेन को, टेबल फॉर्म है ना, टेबल के फॉर्म माउंटेन है, और यही जब ऊपर चला जाता है जमीन पानी के ऊपर, यहाँ तक पानी है ऊपर, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं आइलैंड। क्या बोलते हैं? आइलैंड। तो ये हमारा ओशियन का फ्लोर का मैपिंग था कि ओशियन का जो फ्लोर है वो किस तरह से होता है, सेल्फ होता है, स्लोप होता है, राइज होता है, बाइसल प्लेन होता है, ट्रेंच होता है, मिड ओशियनिक रिज होता है, गायोट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आइलैंड होता है। तो ये सारा चीज़ है, सिंपल है, कोई आपको इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है। ज्योग्राफी बहुत आसान है, समझ समझ के पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया? तो ये तो थ्योरी था जो प्लेट टेक्टोनिक के पहले आया था। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने क्या किया दोस्तों, जितने भी ऊपर वाला थ्योरी था उसमें कुछ खामियों को दूर करके और सबको कंबाइन करके, कंपाइल करके एक अच्छा सा थ्योरी दिया, जिसका नाम हुआ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो अब हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी था उसको 1967 में, 1961 में 3 व्यक्ति ने दिया था। नाम था मॉर्गन, ठीक है, मैकेंजी, MC मैकेंजी एंड पार्कर। ये 3 लोगों ने मिलके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 1967 में दिया था। ये सबसे मेन थ्योरी है जो कंटिनेंट का जो मूवमेंट हुआ है, कंटिनेंट का जो निर्माण हुआ है उसको लेके है, ठीक है। तो मैंने आपको जो पढ़ाया था लिथोस्फीयर के बारे में और प्लेट के बारे में, तो वही यहाँ पे जो प्लेट है उसका मतलब वही है। इसने बोला कि पूरा जो पृथ्वी है, ठीक है, उसका जो ऊपर का अपर क्रस्ट है, ठीक है, अपर मतलब और अपर मेंटल है, और जो क्रस्ट है दोनों को हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, और उसके एक पार्ट को
प्लेट बोलते हैं। उन प्लेट का जो है मूवमेंट होता है, किसके ऊपर मूव करता था बताइए, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। तो उसी मूवमेंट के कारण जो है एक दूसरा से प्लेट टकराता है, दूर जाता है, एक दूसरा से प्लेट ऊपर चला जाता है, दूर जाता है, स्लाइड करता है, तो उसी को हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं। तो ये क्या बोला कि जो प्लेट होता है, प्लेट मतलब जो लिथोस्फेयर का जो पार्ट होता है उसको प्लेट बोलते हैं। ये प्लेट होता है जो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूव करता है, और उसी मूवमेंट के दौरान ये आपस में टकराता है, दूर जाता है, स्लाइड करता है, उसी को हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं। टेक्टोनिक का मतलब होता है सिस्मिक एक्टिविटी। अब पृथ्वी के अंदर से जो एनर्जी निकलता है उसको हम लोग टेक्टोनिक बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्लेट का बात करेंगे तो पूरे विश्व में 7 मेजर प्लेट हैं, मतलब 7 बड़े बड़े प्लेट हैं, मेजर प्लेट, ठीक है, और 20 के आसपास माइनर प्लेट हैं, ठीक है। तो हमारे पास 7 मेजर प्लेट हैं और 20 माइनर प्लेट हैं। और 7 मेजर प्लेट कौन है, माइनर प्लेट कौन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बस एक बार आप उसको फोटो को देख लीजिएगा। 11-12 का एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन वो तब पढ़िए जब मैं एक बार आपको पूरा अच्छे से सिलेबस पढ़ा दूँ पूरा ज्योग्राफी का, तब पढ़िएगा तो बहुत आसानी लगेगा। तो 7 मेजर प्लेट और 20 माइनर प्लेट हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो प्लेट मूव करता है वो क्यों करता है, कि इसलिए मूव करता है कि पृथ्वी के अंदर में बहुत सारा रेडियो एक्टिव मेटल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है आपस में जलता है, रिएक्शन होता है, और उसी रिएक्शन कारण उसमें हीट जनरेट होता है, और वही हीट जब पृथ्वी के मेंटल से ऊपर आता है, क्रैक्स से जनरेट, क्रैक्स जो होता है पृथ्वी में, फॉल्ट जो होता है उससे निकलता है, तो प्लेट का मूवमेंट होता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो डिके होता है उसी कारण ये हीट निकलता है, और उसी हीट को क्या बोलते थे बताइए, कन्वेक्शन करंट। तो कन्वेक्शन करंट जो है निकलता है और उसी करंट के कारण मूवमेंट होता है, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत सारा मैग्मा है, गर्म है, और गर्म कोई भी चीज़ रहता है तो ऊपर उठता है। जैसे आपको प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर क्यों में सीटी क्यों ऊपर उठा, क्योंकि अंदर में हीट है, तो उसको जब उठने का जगह कहाँ मिला, वही सीटी। तो उसी तरह से पृथ्वी के अंदर भी तो बहुत सारा लेयर है ना, क्रैक्स है उसके सरफेस पे, प्लेट पे, तो अंदर उसका हीट है मैग्मा में, तो वही मैग्मा क्रैक के थ्रू प्लेट के से निकला, और वही उसी से प्लेट आपस में टकराया, ठीक है, और उसी से जो है निर्माण हुआ, ठीक है, समझ में आया। तो इन्होंने दोस्तों बोला कि जो प्लेट क्या हो गया, समझ में आ गया। अब इन्होंने बोला कि जो प्लेट का जो बाउंड्री होता है, प्लेट का जो बाउंड्री होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होगा कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बहुत आसान है, एक होगा डाइवर्जेंट, और एक होगा ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब कि देखिए, कन्वर्ज मतलब क्या होता है, मिलना। तो जब एक प्लेट इधर जाएगा और एक प्लेट इधर जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो भारी वाला प्लेट होगा, मान लीजिए एक प्लेट इधर है, इधर जा रहा है, और एक प्लेट इसी तरफ जा रहा है, कन्वर्ज हो रहा है दोनों, तो क्या होगा, जो भारी वाला होगा वो नीचे आ जाएगा और हल्का वाला प्लेट ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा कुछ। तो ये भारी प्लेट है और ये हल्का प्लेट है, तो उसी को बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। और दो चीज़ जब टकरा रहा है, जब दो चीज़ टकराता है तो नष्ट होगा, होगा ना, मतलब ख़त्म होगा, ठीक है। तो जब ख़त्म हो रहा है तो इसीलिए जो हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्री है इसको डिस्ट्रक्टिव जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि डिस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ चीज़ टकराएगा तो नष्ट होगा, इसलिए डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, ठीक। डाइवर्जेंट में क्या होता है, डाइवर्ज होता है, मतलब एक प्लेट इधर जाएगा और दूसरा प्लेट उधर जाएगा, डाइवर्ज मतलब दूर दूर जाना। तो जब दूर दूर जाएगा तो नीचे से मैग्मा कुछ निकलेगा, निकलेगा तो जब मैं नीचे से कुछ मैग्मा निकलेगा तो कुछ का निर्माण होगा, कंस्ट्रक्ट होगा, बनेगा। इसीलिए डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, दो प्लेट दूर जाएगा, नीचे से मैग्मा निकलेगा, निकलेगा ठंडा होकर कुछ निर्माण करेगा। लेकिन कन्वर्जेंट में कुछ निर्माण नहीं होता था, कुछ बर्बाद होता था, उसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, एक प्लेट ना तो टकराता है ना दूर दूर जाता है, बल्कि एक दूसरे के पैरेलल निकल जाता है, एक इधर चला जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इसमें ना तो कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, ना तो कुछ चीज़ बन रहा है, ना कुछ चीज़ डिस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म।
तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का जो एग्जांपल है वो आपका है जापान का आइलैंड। जापान का आइलैंड, उसमें क्या हो रहा है, प्लेट जो है आपस में टकराता है। ठीक है। जो आपका डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री का कंस्ट्रक्टिव ये हो गया कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। जो आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एग्जांपल है वो है आपका प्लेट डाइवर्ज हो रहा है। आपको पता है कि ये हमारा अगर अफ्रीका है तो आपको पता है ना, यहाँ पे ईस्टर्न अफ्रीकन वैली बन रहा है। आपको पता है कुछ समय बाद, बहुत करोड़ों समय बाद क्या होगा, अफ्रीका का ये वाला पोर्शन है ईस्ट अफ्रीका, वो अलग हो जाएगा और ये वाला चीज़ अलग हो जाएगा। ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो जितना भी आप रिफ्ट वैली देखते हैं, ठीक है, सभी जो है किसका एग्जांपल है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है। मतलब जो प्लेट के टुकड़े से बना है, मतलब एक पहले प्लेट था, अब क्या हुआ कि नीचे से मैग्मा आने के कारण क्या हुआ, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर, बीच में खाड़ी का निर्माण हो गया, उसी को रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी रिफ्ट वैली डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एग्जांपल है। कभी कभी क्या होता है, पहाड़ के बीच में जब नदी जाती है तो भी वैली बन जाता है, जैसे नर्मदा वैली, तापी वैली, कोलोराडो वैली जो है अमेरिका का उसके उसमें। लेकिन यहाँ पे हम प्लेट टेक्टोनिक का पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई प्लेट के बीच में से दो प्लेट टूट के अलग हो जाता है तो बीच में वैली का निर्माण होता है। ठीक है। और कुछ चीज़ निर्माण हो रहा है, इसलिए डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को भी हम लोग कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते थे। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का एग्जाम्पल क्या है, ना कोई चीज़ बनता है ना निर्माण होता है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इसका एग्जाम्पल है यूएसए में एक फॉल्ट है, उसका नाम है सैन एंड्रीज फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब एक खाड़ी टाइप का समझ लो, सेंट एंड्रीज फॉल्ट। तो सेंट एंड्रीज एक फॉल्ट है जिसमें दो प्लेट ना तो टकराया है ना तो मिला है, बल्कि एक दूसरे के पैरेलल निकल गया। तो यहाँ पे एक वैली टाइप का कुछ निर्माण हो गया फॉल्ट का, उसको हम लोग बोल दिए सैन एंड्रीज फॉल्ट। ठीक है। क्लियर है। प्लेट टेक्टोनिक समझ में आया आपको कि नहीं आया? ठीक है। अब हम लोग और भी कुछ प्लेट टेक्टोनिक को डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए, तो जो आप कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री देख रहे हैं वहाँ तो आइलैंड तो बनता ही है, साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेंच भी बनता है। ट्रेंच मतलब खाड़ी, क्योंकि एक फॉल्ट, एक जो प्लेट होता है, कन्वर्जेंट मतलब क्या, दो टकराता है, तो टकराने के कारण क्या होगा, एक प्लेट नीचे चला जाएगा और दूसरा प्लेट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे को आपको खाड़ी टाइप का निर्माण हो जाएगा, इसी को ट्रेंच बोलते हैं। तो ट्रेंच बनता है कहाँ पे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। जब दो प्लेट आपस में टकराता है तो भारी प्लेट नीचे चला जाता है, हल्का प्लेट ऊपर चला जाता है, और वहाँ पे एक खाड़ी का निर्माण होता है जिसको हम लोग ट्रेंच बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में हमारा क्या बनता है दोस्तों, ट्रेंच बनता है। ठीक है, समझ में आया? मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट, ये किस चीज़ का बना होता है, सीमा का बना होता है। किसका? सीमा का, बसाल्ट का, जो क्या होता है, भारी। और जो हमारा कंटिनेंटल क्रस्ट है वो क्या होता है, हल्का होता है। क्यों? क्योंकि ये सियाल का बना होता है, एसिडिक का बना होता है। ठीक है, समझ में आया? ये आपको याद रखना है कि ओशियनिक क्रस्ट भारी होता है, ठीक है, और कंटिनेंटल क्रस्ट हल्का होता है। मतलब अगर आप ओशियनिक क्रस्ट और कंटिनेंटल क्रस्ट टकराएगा तो कौन नीचे आएगा, ओशियनिक क्रस्ट नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है, भारी होता है। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो समझ में आ गया है दोस्तों, तीन टाइप का बाउंड्री होता है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है। अब हम कन्वर्जेंट बाउंड्री को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस और मेंस में क्वेश्चंस पूछता है। डाइवर्जेंट बाउंड्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जितना बता दिया उतना आप समझ लो। ठीक है। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जितना बता दिया उतना समझ लीजिए। अब हम लोग कन्वर्जेंट बाउंड्री को ध्यान से अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फॉल्ट क्या होता है। ठीक है, फॉल्ट के बारे में। तो सबसे पहले ये समझिए, पृथ्वी पे वो क्षेत्र, वो एरिया जहाँ पे हमारा जो क्रस्ट है वो छोटे छोटे प्लेट्स में टूटा हुआ है, उसको हम लोग फॉल्ट बोलते हैं। फॉल्ट का मतलब हमारा जो अर्थ सरफेस है वो पूरा कंटिन्यूअस तो है नहीं, हमारा लिथोस्फीयर आपको पता है छोटे छोटे प्लेट्स में टूटा हुआ है। तो जहाँ जहाँ वो टूटा हुआ है उसी को हम लोग फॉल्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा
अर्थ का क्रस्ट है। अर्थ का सरफेस है जो लिथोस्फीयर से बना है, उसको लिथोस्फीयर, और वो लिथोस्फीयर बना हुआ है प्लेट से। प्लेट तो कंटिन्यूअस नहीं है, टूटा हुआ है, तो यहाँ पे टूटा हुआ है, यहाँ पे टूटा हुआ है, यहाँ पे टूटा हुआ है। तो जहाँ जहाँ वो ब्रोकन है, टूटा हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्ट। ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है। इसी फॉल्ट के थ्रू जो है पृथ्वी के अंदर जो हमारा मोल्टेन मटेरियल है मैग्मा के पास, वही मैग्मा यहीं से निकलता है, और अर्थक्वेक का जो एनर्जी है इसी फॉल्ट के थ्रू जो है निकलता है। ठीक है, समझ में आ गया फॉल्ट क्या होता है? अब हम लोग देखेंगे जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होता है। कन्वर्जेंट बाउंड्री मतलब मैंने पहले ही बता दिया, जहाँ पे दो प्लेट मिलते हैं। तो जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होता है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है कि क्या मिल रहा है। ठीक है, ये तो पक्का पता है कि कन्वर्जेंट बाउंड्री में दो प्लेट मिलता है। तो ये 3 टाइप का हो सकता है। पहला, जहाँ पे ओशियनिक प्लेट और ओशियनिक प्लेट मतलब ओशियन क्रस्ट मिले। ठीक है, दूसरा जहाँ पे कंटिनेंट और ओशियन क्रस्ट मिले, और तीसरा जहाँ पे कंटिनेंट और कंटिनेंट का क्रस्ट मिले। आपको पता है 2 टाइप का क्रस्ट होता है, ओशियनिक क्रस्ट एंड कंटिनेंटल क्रस्ट। उसी तरह से उनके आधार पे अगर प्लेट मिलते हैं तो या तो ओशियन और ओशियन का प्लेट मिले, या कंटिनेंट और ओशियन का प्लेट मिले, या कंटिनेंट और कंटिनेंट का प्लेट मिले, कन्वर्ज करे। तो ठीक है, तो पहला हम जो देखते हैं वो हम पढ़ेंगे ओशियन कन्वर्जेंस, मतलब ओशियनिक प्लेट और ओशियनिक प्लेट का कन्वर्जेंस मतलब मिलना। ठीक है, आपको पता है जब 2 प्लेट मिलता है तो जो भारी वाला प्लेट है वो नीचे चला जाता है, और जो हल्का प्लेट है वो ऊपर रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ओशियन कन्वर्जेंस को स्टेप में पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप है कि जो डेंसर प्लेट है, ठीक है, वो नीचे जाता है। ठीक है, नीचे जाने को बोलते हैं सबडक्ट। सबडक्ट होता है किसके नीचे? अंडर लाइटर प्लेट। तो जो हल्का प्लेट रहता है, लाइटर मतलब हल्का, हल्का प्लेट के नीचे डेंसर प्लेट सबडक्ट होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा 2 प्लेट है, ठीक है, और कन्वर्ज हो रहा है, मिल रहा है, और दोनों क्या है? ओशियनिक प्लेट है। ये भी ओशियनिक प्लेट या क्रस्ट है। तो मान लीजिए ये हमारा हैवी है और ये हमारा लाइटर है, हल्का है। तो क्या होगा पहला स्टेप में कि जो हैवी प्लेट होगा वो नीचे चला जाएगा, और जो ऊपर वाला प्लेट है वो ऊपर रहेगा। तो ये हमारा लाइटर प्लेट है, ये हमारा हेवियर प्लेट है। दोनों जब मिला तो हेवियर प्लेट देखिए यहाँ पे नीचे चला गया, नीचे चला गया। तो यहीं पे एक खाड़ी का निर्माण होता है। ठीक है, जब हेवी प्लेट ओशियनिक प्लेट नीचे चला जाता है, और उसी खाड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेंच। क्या बोलते हैं? ट्रेंच। तो आपसे पूछेगा ट्रेंच कहाँ पे बनता है, तो आप क्या बोलेंगे कि जब ओशियन प्लेट में कन्वर्जेंस होता है तो हेवी प्लेट नीचे चला जाता है, और जहाँ पे वो नीचे जाता है सबडक्ट होता है, वहाँ पे खाड़ी का निर्माण होता है, और उसी खाड़ी को हम लोग ट्रेंच कहते हैं। ठीक, समझ गए? और ये ट्रेंच हो गया खाड़ी, और ये जो क्षेत्र है इसको हम लोग सबडक्शन जोन बोलते हैं। सबडक्शन जोन मतलब जहाँ पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चला जाता है, उस क्षेत्र को, उस जोन को सबडक्शन जोन कहा जाता है। ठीक है, समझ गए ये वाला? उसके बाद क्या हुआ, देखिए हेवी प्लेट है, अब दोनों में कन्वर्जेंस हो रहा है तो क्या होगा, एक हेवी प्लेट जो है और नीचे चलता जाएगा एकदम गहराई में चला जाएगा। ठीक है, और लाइटर प्लेट ऊपर रहेगा। तो जो हेवी प्लेट है वो नीचे चला जाएगा, और नीचे पता है क्रस्ट के नीचे क्या होता है? मेंटल होता है, और मेंटल में क्या है आपका? मैग्मा है। तो जब ये हैवी प्लेट नीचे चला जाएगा तो मैग्मा चूँकि गर्म होता है, तो ये वाला जो हैवी वाला प्लेट है उसको क्या करेगा? पिघला देगा। तो जब हैवी प्लेट 100 किलोमीटर डेप्थ में चला जाता है तो मैग्मा आ जाता है। ठीक है, और मैग्मा के कारण हैवी प्लेट क्या होता है? मेल्ट करता है। क्या करता है? मेल्ट करता है। मेल्ट होने के कारण ये जो प्लेट है वो उस मेल्ट होने के बाद यहाँ पर अगर क्रैक्स है, फॉल्ट है, तो उसके थ्रू जो मैग्मा मेल्ट हुआ है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, ऊपर आ जाता है। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि प्लेट्स टकराया, जो हेवी प्लेट नीचे हुआ, सबडक्शन हुआ, वहाँ पे ट्रेंच का निर्माण हुआ, सबडक्शन जोन बना, फिर प्लेट और नीचे चला गया 100 किलोमीटर में, तो फिर वो प्लेट मेल्ट किया, वहाँ से मैग्मा बना। मैग्मा जो है क्रैक के थ्रू यहाँ पे ऊपर आई। तो जो मैग्मा आपको पता है 2 टाइप का मैग्मा होता है, मैंने पहले ही बताया था, एक एसिडिक मैग्मा या एसिडिक लावा, और दूसरा बेसिक लावा। ठीक है, जो एसिडिक लावा होता है उससे वो क्या होता है? हल्का होता है, और जो बेसिक लावा होता है वो भारी होता है। तो ऊपर कौन आएगा? हल्का आएगा। तो मैग्मा जब पिघल गया तो वो लावा के फॉर्म में
अर्थ पे आता है और वो कौन सा आता है, एसिडिक। क्यों? क्योंकि वो हल्का होता है। तो एसिडिक जो मैग्मा होता है वो ऊपर आता है, और जैसे ही एसिडिक मैग्मा ऊपर आएगा तो मैग्मा फिर ऊपर, नीचे गर्मी है लेकिन जैसे जैसे ऊपर आएगा ठंडा होते जाएगा, तो ऊपर वो छोटा छोटा पहाड़ी का निर्माण करेगा। तो उसी छोटा छोटा पहाड़ी को जो मैग्मा के, जो प्लेट के पिघलने से बनता है, एसिडिक लावा बनता है, वो लावा जब ऊपर आता है और वो पिघल के जब ठंडा होके जब जमता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिज। क्या बोलते हैं? रिज। तो कोई पूछेगा रिज कब बनता है, तो जब दो प्लेट टकराता है, हैवी प्लेट मेल्ट होता है, वो ऊपर चढ़ता है, एसिडिक लावा बनता है, वो जब सॉलिडिफाई होता है, उसका ठोसकरण होता है, तब जाके रिज बनता है। ठीक है, समझ में आया? और ये जब प्रोसेस होते रहेगा, ये तो एक दिन का टाइम है नहीं, प्लेट नीचे चलता जाएगा और पिघलता रहेगा, और ऐसे ऐसे करके यही वाला, अब ये पानी देखिए ये क्या है, ओशियनिक क्रस्ट है। सभी चीज़ क्या हो रहा है, पानी के नीचे हो रहा है। यही जब मैग्मा जो है पिघलता रहेगा, जमता रहेगा, जमता रहेगा, जमता रहेगा, जमता रहेगा, तो ये पानी के ऊपर आ जाएगा। तो ये आपको क्या बन जाएगा, आइलैंड। ठीक है, क्या बन जाएगा, आइलैंड। ठीक है, और क्या है कि प्लेट मूव भी कर रहा है, एक प्लेट ऐसा तो नहीं है कि रुका हुआ है, प्लेट नीचे भी जा रहा है। ये मैग्मा जब और नीचे जाएगा तो यहाँ पे पिघलेगा, फिर यहाँ पे राइज करेगा लावा, और फिर यहाँ पे पहाड़ी का निर्माण करेगा। तो आपको बहुत सारा आइलैंड का एक लाइन दिखेगा, उसी को आइलैंड हम लोग आर्क बोलते हैं, और एक आइलैंड को आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? तो जब भी दो ओशियन का प्लेट टकराता है तो सबसे पहले ट्रेंच बनता है, सबडक्शन जोन कहलाता है, फिर वो और नीचे जाता है, पिघलता है मैग्मा, प्लेट पिघलता है, मैग्मा बनता है, लावा बनता है, जब ऊपर आ जाता है वो सॉलिडिफाई होता है तो रिज बनता है, और ऊपर होते जाता है, पानी के और ऊपर आ जाएगा तो वो आपका आइलैंड बन जाएगा। और वो जब बहुत समय तक चलते रहता है तब हमें एक आइलैंड का एक लाइन दिखता है, एक चेन दिखता है, जिसको हम लोग आइलैंड आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछेगा कि आइलैंड आर्क कहाँ पे मिलता है, किस प्लेट में कन्वर्ज, तो आप बोलिएगा जब ओशियन और ओशियन प्लेट का कन्वर्जेंस होता है तब। ठीक है, सिंपल है। देखिए क्वेश्चन यहीं से बनेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा रहा है उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें कि ओशियन प्लेट का कन्वर्जेंस का, तो आप बोलेंगे कि जापान 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 में क्या हुआ है, हमारा जो पैसिफिक प्लेट है, ठीक है, वो टकराया है। ठीक है, पानी वाला। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इंडोनेशियन बोले, इंडोनेशिया भी क्या है, एक आइलैंड है, बहुत सारा आइलैंड है, बहुत सारा आइलैंड के ग्रुप को हम लोग आर्कीपिलागो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कीपिलागो। ठीक है, आपको पता है कि जापान में भी बहुत सारा आइलैंड्स है, तो जहाँ भी बहुत सारा आइलैंड्स आपको दिखेगा अगल बगल, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो है ओशियन और ओशियन प्लेट के कन्वर्जेंस से बना होगा। ठीक है, तो पहला है जापान आइलैंड, ठीक है, फिर है इंडोनेशिया का आर्कीपिलागो का मतलब होता है बहुत सारा, जब आइलैंड मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं आर्कीपिलागो। ठीक है, आइलैंड के ग्रुप को। और नेक्स्ट है फिलीपींस। तो फिलीपींस भी क्या है, ओशियन प्लेट के कन्वर्जेंस से बना है। तो आशा करते हैं आपको ओशियन कन्वर्जेंस में कोई भी दिक्कत अब नहीं होगा। तो पहला जो कन्वर्जेंस था, ओशियन कन्वर्जेंस कब होता है, कैसे होता है, क्या उससे बनता है, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। दूसरा है कंटिनेंट और ओशियन का कन्वर्जेंस। ठीक है, कंटिनेंट ओशियन कन्वर्जेंस, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक कंटिनेंट है एक तरफ और एक तरफ ओशियन है, वो टकराता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कंटिनेंट होता है वो हल्का होता है, लाइटर होता है, और जो ओशियन होता है वो हेवी होता है, भारी होता है। ठीक है, ओशियन का प्लेट, ओशियन का क्रस्ट। तो जब ये दोनों कन्वर्ज कर रहा है, टकराएगा, तो कौन नीचे जाएगा, जो भारी होगा। तो भारी कौन है, ओशियन। तो ओशियन का प्लेट क्या होगा दोस्तों, नीचे चला जाएगा। ठीक है, और उसके ऊपर क्या चल रहेगा, कंटिनेंट। क्या रहेगा, कंटिनेंट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ओशियन का प्लेट नीचे चला गया, कंटिनेंट प्लेट ऊपर रह गया। क्यों ऊपर रह गया, क्योंकि कंटिनेंट क्रस्ट हल्का होता है, ओशियन क्रस्ट भारी होता है। पहले हमने आपको इसको बताया है। क्लियर? अब देखिए ओशियन में बहुत सारा सेडिमेंट भी तो है कि नहीं है? ओशियन में क्या है, बहुत सारा सेडिमेंट है। तो जब ये टकराता है तो ओशियन का जो सेडिमेंट होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, वो भी दबता है। ठीक है, वो भी दबता है। तो उसके कारण ओशियन, अब देखिए ऐसे तुरंत नहीं घुस जाता है। ठीक है जी, सबसे पहले दूर दूर आता है। कंटिनेंट इधर मूव कर रहा है, ओशियन जो है
इधर मूव कर रहा है। तो यहाँ का जो ओशियन क्रस्ट का जो सेडिमेंट है वो भी क्या हो रहा है, कंटिनेंट क्रस्ट के प्रेशर में आके दब रहा है। तो ये ओशियन क्रस्ट जो है अपना इसका ओशियन क्रस्ट का जो सेडिमेंट है उसका रूप चेंज होगा। जब सेडिमेंट आपस में दबेगा तो वो पत्थर बनेगा, उसका रूप चेंज होगा, तो उसका मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस मतलब उसका रूप जो है चेंज होता है किसका, ओशियन क्रस्ट के आसपास जो सेडिमेंट होता है वो। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, ये ओशियन क्रस्ट अब देखिए सबसे पहले नज़दीक गया, फिर इसका सेडिमेंट दबा, थोड़ा सा मेटामॉर्फोसिस हुआ, उसके बाद ये होगा। अब ये क्या होगा, ओशियन क्रस्ट एकदम नीचे चला गया। ठीक है, अब नीचे चला गया तो नीचे क्या है आपका बताइए, मैग्मा है। फिर वही होगा, ओशियन क्रस्ट का मेल्टिंग होगा। तो ओशियन क्रस्ट का मेल्टिंग होगा, फिर यहाँ से जो लावा है वो ऊपर उठेगा, है ना, मैग्मा ऊपर उठेगा लावा के फॉर्म में। कंफ्यूज मत करिए, एक चीज़ होता है मैग्मा, एक होता है लावा। जब मैग्मा जो है सरफेस के ऊपर आ जाता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। ठीक है, तो ओशियन क्रस्ट नीचे गया, पिघला मेंटल में, ये मेंटल है ना, मेंटल में पिघला ओशियन क्रस्ट। तो मैग्मा जो है ऊपर चढ़ा, तो मैग्मा ऊपर चढ़ा। आप देखिएगा कि जहाँ पे कंटिनेंट को वो तोड़ेगा, जहाँ पे क्रैक्स है उसके नीचे का फॉल्ट के थ्रू निकलेगा। तो ये हमारा कंटिनेंट है, ये हमारा ओशियन क्रस्ट है, यहाँ पे आपका मेंटल है। मेंटल के कारण ये हमारा ओशियन क्रस्ट पिघलने के बाद मैग्मा ऊपर चढ़ा और जैसे ही सरफेस पे आया, ठीक है, जैसे ही सरफेस पे आया वो सॉलिडिफाई हो गया, ठंडा होके निर्माण किया एक आर्क का। किसका निर्माण किया, आर्क का। जिस तरह वहाँ पे आइलैंड आर्क बना था, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे मैग्मा जम के क्या बना देगा, कंटिनेंटल आर्क। क्यों कंटिनेंटल आर्क बोलते हैं, क्योंकि देखिए मैग्मा सॉलिडिफाई हो रहा है कंटिनेंट के ऊपर, इसीलिए इसको बोलते हैं कंटिनेंटल आर्क। यहाँ पे मैग्मा जो सॉलिडिफाई हुआ था, यहाँ पे देखिए दोनों ओशियन क्रस्ट है, तो यहाँ पे जो मैग्मा जमा था वो ओशियन के ऊपर जमा था, ओशियन क्रस्ट के ऊपर, इसीलिए उसको हम लोग आइलैंड आर्क बोलें, या उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओशियनिक आर्क बोल सकते हैं, क्योंकि ओशियन के ऊपर बना है। लेकिन यहाँ पे जो आर्क बना है वो कंटिनेंट के ऊपर बना है, इसीलिए इसको कंटिनेंट आर्क बोलते हैं। आर्क मतलब आप समझ लो छोटा सा पहाड़ी टाइप का, जो मैग्मा के द्वारा बना है, जब लावा ठंडा हो गया है तब। ठीक है, अब क्या होगा, और जब टकराते जाएगा तो यहाँ का जो सेडिमेंट है, ठीक है, जैसे ये ओशियन कंटिनेंट क्रस्ट है, ये ओशियन क्रस्ट है, ये अंदर गया, उसके बाद क्या होगा कि पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसका जो सेडिमेंट है, कंटिनेंट का जो सेडिमेंट है, अब वो दबेगा और फिर उसके बाद उसका वो पहाड़ी का निर्माण करेगा। तो एक तो हो गया कि उसमें वोल्केनिक इरप्शन होगा ही, वोल्केनोज इरप्शन होगा, क्योंकि ओशियन का क्रस्ट जो है मेंटल में पिघला है और फिर वो नीचे आया है। तो एक तो उसमें वोल्केनोज रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ कंटिनेंट का जो अपना सेडिमेंट है, कंटिनेंट भी तो दब रहा है ना, तो कंटिनेंट का जो अपना टुकड़ा है, अपना चूरा है, वो भी क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा और वो भी ऊपर उठेगा और फिर निर्माण होगा माउंटेन का। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, इसका निर्माण होगा माउंटेन का। ठीक है, जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ हमारा, अगर हम बात करेंगे तो एक तरफ मान लीजिए ये अमेरिका है, ठीक है, समझो ऐसे, ये हमारा मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा मान लीजिए साउथ अमेरिका, ऐसे तो नहीं है लेकिन हम वो बता रहे हैं। इधर आपका पैसिफिक प्लेट है, क्या है पैसिफिक प्लेट, तो पैसिफिक प्लेट क्या हो गया, ओशियन, और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ये क्या है, कंटिनेंट। तो जब ये टकराया दोस्तों, तो क्या होगा कि सबसे पहले तो पैसिफिक प्लेट नीचे जाएगा क्योंकि भारी है, और फिर नीचे जाएगा, मेंटल जो रहता है वहाँ पे वो पिघलेगा और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ज्वालामुखी ये सब का कॉन्टिनेंटल आर्क का निर्माण करेगा। और फिर जब वो और जाते जाएगा, फिर अब क्या होगा, कंटिनेंट जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का कंटिनेंट है, उसका जो सेडिमेंट है दबेगा और वहाँ से फिर पहाड़ का निर्माण होगा, माउंटेन का निर्माण होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन है और साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन है, और दोनों में आपको पता है कि ज्वालामुखी मिलता है। क्यों ज्वालामुखी मिलता है, क्योंकि पैसिफिक प्लेट नीचे है उसका, और पैसिफिक प्लेट मेल्ट किया, पिघला, उसके कारण हमारा आर्क बना, वोल्केनिक आर्क बना। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। तो किस तरह से हमारा जब ओशियन कन्वर्जेंस हुआ तब क्या चीज़ बना, और कंटिनेंट और ओशियन कन्वर्जेंस हुआ तब क्या बना, वो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है और सबका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है,
अब देखिए तीसरा जो कन्वर्जेंस है वो है हमारा कंटिनेंट और कंटिनेंट का कन्वर्जेंस। किसका कन्वर्जेंस है? कंटिनेंट और कंटिनेंट का कन्वर्जेंस। इसमें क्या होता है कि दो कंटिनेंट आपस में टकराते हैं, ठीक है, दो कंटिनेंट आपस में टकराते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। आप देख रहे हैं जीरो IAS चैनल। अगर लेक्चर पसंद आए तब ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अभी आप लोगों के लिए मैं जो है मैराथन का एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ। जल्द ही 30 से 40 घंटे का पूरा UPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैराथन का सेशन आएगा, ज़रूर देखिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल होगा जीरो IAS के चैनल पे, ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में साइंस टेक आपको पढ़ाया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको पता है कि हर साल साइंस टेक से 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है, और अगर साइंस टेक का आप लेक्चर अटेंड कर लेते हैं दोस्तों तो आसानी से 8 से 12 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में सब चीज़ आपको एकदम क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है। तो ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगर कुछ आप चाहते हैं एक्स्ट्रा चीज़, ठीक है, क्वालिटी कुछ चाहते हैं या कुछ आप भी आपको ज़रूरत है कि ये चीज़ सर आप पढ़ा दो, तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक। तो चलिए कंटिनेंट कन्वर्जेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो कंटिनेंट जो है, एक कंटिनेंट ये है, एक कंटिनेंट ये है, ये आपस में टकराता है। आपको पता है कि कंटिनेंट जो होता है दोस्तों, दोनों का जो मास होता है लगभग सेम होता है, वजन। तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत नीचे चला जाएगा। इसीलिए जब भी कंटिनेंट का टकराव होता है तो ऐसा नहीं है कि एक प्लेट बहुत अंदर चला जाएगा और वो एकदम मेंटल में चला गया और उससे आपका ज्वालामुखी बन के ऊपर आ गया, कुछ नहीं होगा। क्या होगा कि ये कंटिनेंट ये है, ये कंटिनेंट ये है, ये टकराया तो इसके आसपास का जो सेडिमेंट है, ठीक है, वो वो क्या होता है, एक दूसरे से टकराता है तो क्या होता है, तो एक एकदम भड़ाम के एकदम जो है मतलब अंदर घुस जाता है, ठीक है। और बीच में जो भी सेडिमेंट है वो उससे एक माउंटेन का निर्माण होता है जिसको हम लोग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी दो कंटिनेंट प्लेट का कन्वर्जेंस होता है, ठीक है, दो भी कंटिनेंट प्लेट का क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है, तो वहाँ पे हमको फोल्ड माउंटेन मिलता है, जहाँ पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जो जाता है, लेकिन उतना नीचे नहीं जाता है कि हमें वहाँ से आपको मेंटल में चला जाए और फिर वहाँ से आपको ज्वालामुखी और वो सब वोल्केनिक इरप्शन हो, जैसा हमने कंटिनेंट ओशियन कन्वर्जेंस और ओशियन कन्वर्जेंस में देखा था। कंटिनेंट कन्वर्जेंस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन आप देखते होंगे कि आपको ये जैसे काराकोरम कहीं कहीं जगह है बहुत सारा, वहाँ पे पहले ज्वालामुखी मिलता था, लेकिन अब ज्वालामुखी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है कि देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए आपको पता है कि अगर हमारा ये यूरेशिया का प्लेट था, ठीक है, यूरेशिया का प्लेट था, और आपको पता है मैंने आपको पढ़ाया था जब वैगनर का थ्योरी, तो बताया था कि ये इंडिया का प्लेट है, तो इंडिया का प्लेट इधर मूव कर रहा था और यूरेशिया का प्लेट इधर मूव कर रहा था, ठीक है। बीच में क्या था, पानी था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ये ओशियन है ना, ओशियनिक क्रस्ट क्या होगा, टकराएगा यूरेशिया से और इंडिया से। तो जब प्लेट ओशियन बीच में जो पानी है वो टकरा रहा है, तब उसके कारण क्या होगा, ओशियनिक क्रस्ट प्लेट के नीचे चला जाएगा, चाहे यूरेशिया और इंडिया पे, और फिर वहाँ पे आइलैंड बनेगा। लेकिन जैसे ही ये प्लेट मूव करते रहेगा और नज़दीक आते जाएगा, पानी नीचे बीच में ख़त्म होते जाएगा, तब क्या होगा, एक कंटिनेंट और दूसरा कंटिनेंट आपस में सट जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं कंटिनेंट कन्वर्जेंस। तो शुरू में हो सकता है कि आपको पानी बीच में दिखे, उसके कारण आपको वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, वोल्केनोज हो सकता है। लेकिन जब आपका ये पानी बीच का ख़त्म हो जाएगा, और ये 1 साल का नहीं, ये मिलियन ऑफ ईयर में प्लेट दोनों नज़दीक आ जाता है, तो हो सकता है कि कुछ करोड़ों साल पहले या लाखों साल पहले वहाँ पे ज्वालामुखी होगा। लेकिन अब ज्वालामुखी नहीं है, क्योंकि अब जो है बीच का पानी ख़त्म हो चुका है ओशियन क्रस्ट का। अब सिर्फ हमें और कंटिनेंट का कन्वर्जेंस हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कि कंटिनेंट जब कन्वर्जेंस होता है तो बीच का पानी जो है कंज्यूम हो जाता है ओशियनिक क्रस्ट, और जब तक कंज्यूम नहीं होता है तब तक हमें वोल्केनिक इरप्शन वहाँ पे दिख सकता है, कंटिनेंटल आर्क दिख सकता है। लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा ओशियनिक क्रस्ट, तो फिर कंटिनेंट और कंटिनेंट का कन्वर्जेंस होगा, फिर हमें वहाँ पे फोल्ड माउंटेन ये सब दिखेगा, वहाँ पे फिर हमें वोल्केनिक इरप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि कंटिनेंट जो होता है वो दोनों हल्का होता है, तो इतना अंदर गहराई में नहीं जाएगा कि मेंटल से वो पिघल के फिर अपना जो है वोल्केनोज बनेगा। क्लियर है। तो जितने भी आप इंडिया में वर्ल्ड में फोल्ड माउंटेन देखते हैं, चाहे वो हिमालयज है
मेनली जो फोल्ड माउंटेन बनता है वो इसी के कारण बनता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कंटिनेंट कंटिनेंट कन्वर्जेंस होता है, ठीक है, यहाँ जो कंटिनेंट कंटिनेंट कन्वर्जेंस होता है यहाँ पे आपको वोल्केनोज नहीं मिलता है, ठीक है, वोल्केनोज नहीं मिलता है, समझ में आ रहा है। लेकिन पहले हम लोगों ने देखा चाहे ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस हो या कंटिनेंट और ओशियन का कन्वर्जेंस हो, वहाँ आपको वोल्केनोज मिलता है, लेकिन यहाँ पे वोल्केनोज नहीं मिलता है। अर्थक्वेक सब जगह होगा, क्योंकि जहाँ भी प्लेट टकराएगा चाहे कोई भी प्लेट हो अर्थक्वेक होगा ही। लेकिन सबसे तगड़ा वाला जो अर्थक्वेक होता है वो होता है कंटिनेंट और कंटिनेंट का कन्वर्जेंस का। और यहाँ पे वोल्केनोज जो होता है वो जनरली नहीं होता है, कहीं हो सकता है रेयरली हो, लेकिन जनरली आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। क्यों नहीं दिखेगा कि कंटिनेंट जो होता है उतना भारी नहीं होता है कि नीचे चला जाएगा, ठीक है। और प्लस आपको मैंने बताया था कि मान लीजिए एक प्लेट है, ठीक है, और कंटिनेंट है, मान लीजिए ये नीचे चला भी जाता है, नीचे चला भी जाता है, मेल्ट भी होता है, फिर भी मैंने बताया था कि जो कंटिनेंट क्रस्ट होता है वो बहुत थिक होता है, क्या होता है, बहुत मोटा होता है। तो मान लीजिए मैग्मा पिघल गया, पिघल के मतलब प्लेट पिघल गया, मैग्मा बना, लेकिन और इसको ऊपर आने के लिए बहुत मोटाई को क्रॉस करना पड़ेगा, इसको चीरना पड़ेगा। और कंटिनेंट क्रस्ट बहुत मोटा होता है, तो इसके कारण नीचे का जो मैग्मा अगर आएगा भी तो बीच में ही फंस जाता है, ऊपर नहीं जा पाता है, इसीलिए हमें ज्वालामुखी नहीं दिखता है। समझ में आया। पहला तो होगा कि चलिए मान लीजिए नीचे गया ही नहीं, तब तो बनेगा ही नहीं, पिघलेगा ही नहीं। लेकिन मान लीजिए नीचे चला भी गया तो भी जब मैग्मा ऊपर आएगा दोस्तों, तो ये अपना कंटिनेंट चूँकि मोटा होता है तो उसको चीर के बाहर आने में बहुत मुश्किल होगा और आता ही नहीं। इसीलिए हमें जो कंटिनेंट कंटिनेंट का कन्वर्जेंस होता है तो हमें नहीं दिखता है वहाँ पे, क्या, वोल्केनो जनरली नहीं दिखता है, ठीक है। समझ में आ गया। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, क्या, हिमालय फोल्ड माउंटेन बनता है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे जिसमें फंस सकते हैं। एक होता है माउंटेन रेंज, ठीक, दूसरा होता है माउंटेन सिस्टम, ठीक, और तीसरा होता है माउंटेन चेन, ठीक है, समझ गए। तो अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो माउंटेन रेंज जो होता है वो सबसे छोटा होता है, माउंटेन सिस्टम जो होता है जैसे ये रेंज हो गया, ठीक, ये माउंटेन सिस्टम हो गया, ठीक, और जो माउंटेन चेन होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो सबसे छोटा क्या है, माउंटेन रेंज, फिर सिस्टम और फिर चेन, ठीक है। ऐसे हिमालय क्या है दोस्तों, हिमालय माउंटेन रेंज है। हिमालय क्या है दोस्तों, माउंटेन रेंज है, जिसमें सेम एज में अलग अलग माउंटेन जो है डेवलप हुए हैं सेम प्रक्रिया से, ठीक है। तो माउंटेन रेंज मतलब क्या होता है, जहाँ पे पैरेलल माउंटेन जो है सेम एज के सेम प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, सेम प्रोसेस के थ्रू। मतलब एक माउंटेन यहाँ बन गया, जैसे आपको दिखता होगा ग्रेटर हिमालय है हमारे पास, ठीक है, मिडिल हिमालय है, लेसर हिमालय है कि नहीं है। जैसे ऊपर में ग्रेटर हिमालय है, फिर मिडिल हिमालय है, ठीक है। तो अलग अलग माउंटेन का रेंज है। शिवालिक आपको दिखेगा आउटर हिमालय के रूप में, ठीक, समझ गए। तो ये माउंटेन रेंज है, ठीक है। फिर माउंटेन सिस्टम क्या होता है, तो बहुत सारा माउंटेन रेंज को जब हम मिला देते हैं तो उसको हम लोग माउंटेन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। माउंटेन सिस्टम क्या होता है, जब बहुत सारा, ये क्या है, माउंटेन रेंज है, बहुत सारा माउंटेन रेंज को मिला देंगे तो माउंटेन सिस्टम बनेगा, और बहुत सारा माउंटेन सिस्टम को मिला देंगे तो माउंटेन चेन बनता है। तो माउंटेन रेंज का एग्जांपल है हिमालय, माउंटेन सिस्टम का एग्जांपल आपका है रॉकीज एंड एंडीज, और माउंटेन चेन क्या होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के माउंटेन सिस्टम होते हैं जो अलग अलग टाइम पीरियड में बना हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो होता है उसको लोग बोलते हैं कार्डिलेरा, जिसमें बहुत सारा माउंटेन जो होता है। क्लियर, समझ में आ गया कि माउंटेन चेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और माउंटेन सिस्टम क्या होता है। आशा करते हैं कि आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे अगले लेक्चर में रॉक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, रॉक्स के बारे में। तो धीरे धीरे हम लोग सिलेबस जो है कंप्लीट कर रहे हैं, आगे हमको दिखा रहे हैं आपको क्या क्या चीज़ हम लोग अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ द अर्थ को डिटेल में पढ़ लिया, अर्थक्वेक के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, कॉन्टिनेंटल थ्योरीज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक का भी अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
रॉक्स को पढ़ेंगे, फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस को, और धीरे धीरे करके हम लोग ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप मन लगा के अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। आप देख रहे थे जीरो IAS का चैनल दोस्तों, मेरा नाम है राहुल बनवाल। इस लेक्चर को मैं प्रेजेंट कर रहा था। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मन लगा के पूरा मेहनत और हिम्मत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। नर्वस नहीं होना है और पूरा जोश के साथ, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ अपना पढ़ाई करना है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।